जी, आज सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर आचार्य छवि कृष्ण जी शास्त्री, जो कि जामनगर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट रहे और केंद्रीय आर्य विद्यालय में प्रिंसिपल भी रहे। और आजकल पहले भी मैंने आपको बताया है कि वह संस्कृत और वेद पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं भारतीय विद्या भवन में। तो काफी बुजुर्ग लोग भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं और युवा भी सम्मिलित हो रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि गुरुकुल भी हमारे हैं। किसी को गुरुकुल का इतिहास नहीं पता, गुरुकुल की क्या परिस्थितियां हुआ करती थी, गुरुकुल से कैसे कैसे लोग निकले और आज गुरुकुल की क्या परिस्थितियां हैं, हम उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें उस गुरुकुल की संस्कृति, उस पढ़ाई को आज फिर एक बार से खड़ा करना है। पब्लिक स्कूलों के अंदर भी, जहां तक मैं जुड़ा हुआ हूं, मोरल एजुकेशन दी जा रही है। तो वो जो मोरल एजुकेशन है वो कुछ कुछ गुरुकुल की तरफ जाने वाली ही बातचीत है। नो डाउट उसे हम मॉडर्न वे में पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक जो वो संस्कार होते हैं, जो जिसे कहते हैं घुट्टी में संस्कार मिलते हैं, वो कभी कभी तो परिवार के रूप में मिल जाते हैं। माता पिता इतने संस्कारी होते हैं कि बच्चों को घुट्टी में ही संस्कार दे देते हैं। लेकिन जहां ऐसी परिस्थितियां नहीं है, वहां गुरुकुलों में बच्चे जाया करते थे और कैसे कैसे भावी और तेजस्वी बच्चे निकले। और आज की डेट में अगर मैं देखता हूं, क्योंकि मैं भी 2 गुरुकुल चलाता हूं, एक लड़कियों का एक लड़कों का, सबको पता है, एक दादिया में और एक टंकारा में चलता है। और जब वो बच्चे मिलते हैं, जी मैं हंसराज कॉलेज में हूँ, मैं रामजोस कॉलेज में संस्कृत विभाग में काम कर रहा हूँ, तो बहुत प्रसन्नता होती है कि भाई हमारे जो फ्री वाले गुरुकुल हैं उनमें बच्चे बहुत ही ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या ऐसे शरारती बच्चे होते हैं जिनको एज ए पनिशमेंट के तौर पे भी गुरुकुलों में भेजा जाता है। और फिर ऐसे बच्चे जब ऐसी ऐसी पोस्टों पे जाते हैं, आईएएस बनते हैं, आईसीएस में जाते हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ, वाकई ही गुरुकुल पद्धति में कुछ दम है और ये है। एनी हाउ, आचार्य जी जो है वे इसके ऊपर काफी डिटेल में जाएंगे। और जो हमारा न्यूयॉर्क सबर्ब्स आर्य समाज है, वो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा काम कर चुका है, सुन चुका है 2 टॉपिक्स। तो मैं चाहूंगा कि आज मैं बड़ा हैरान हो गया वो टॉपिक सुनते हुए कि गुरुकुलों का जो बेस है वो श्रीनगर और कश्मीर से चलता है। एक जमाना था जब सबसे पहले कश्मीर में ही गुरुकुलों को प्रारंभ हुआ। गुरुकुल का मतलब है कि इस तरह की पद्धति वहां से शुरू हुई। तो मैं आचार्य से कहूंगा कि मैं कुछ ज्यादा अधिक बोल गया हूं, बाकी जानकारी तो आप स्वयं देंगे। आचार्य जी, आपकी तरफ से ही सारे कार्यक्रम होंगे जी, अगले 45 मिनट से 50 मिनट तक। एक बार हम सब लोग मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः
स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय चौहान साहब, सम्माननीय सहगल साहब, उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधुओं, आज का विषय आप लोगों को लगता होगा कि समसामयिक नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद भारतवर्ष में शिक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि भारत को किस ओर जाना है, और हमने उसको शिक्षा उसका आधार बनाया। आरंभ में गुरुकुलों में पढ़े हुए विद्यार्थियों ने एक संदेश दिया कि स्वतंत्र भारत को भारतीयता की ओर जाना है। भारतीयता क्या है, इस विषय पर मैं आज व्याख्या नहीं दे रहा। हमारा जो आज का विषय है, गुरुकुल भी हमारे। ये हमारे सहगल साहब से मेरी दूसरी पीढ़ी का संबंध है। बड़े सहगल साहब रामात सहगल साहब भी, यद्यपि उन्होंने गुरुकुल में पढ़ा कि नहीं इस विषय में मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बहुत ही कट्टर पक्षधर थे, और हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए कैसे रास्ता बनाया जाए जीवन का। आचार्य जी, स्वामी आत्मानंद जी महाराज गुरुकुल रावलपिंडी जी, सहगल साहब 5वीं 6वीं तक उसी में पढ़े हैं। क्या बात है, ये बात मेरे नॉलेज में नहीं थी। तो जब उनसे मिला तब वो एक नेता के रूप में उभर चुके थे, और मैं स्नातक होकर के दिल्ली नया सन 1972 में आया था, और उस वक्त प्रकाशवीर शास्त्री जी के वो राइट हैंड होते थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। उस वक्त से मेरा उनका परिचय। तो मैं ये कह रहा था कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और गुरुकुलों की दशा, चूंकि यहाँ सहगल साहब ने प्रश्न रखा है गुरुकुल भी हमारे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर भी की जगह ही कर दें गुरुकुल ही हमारे, तो फिर समस्या का सारा समाधान होता है। परंतु उन्होंने इसलिए ये विषय रखा कि आज हम आर्य समाज के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, बल्कि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, तमाम देशों में, पूरे एशिया के देशों में जहां जहां आर्य समाज है, सिद्धांत के रूप में जब वो अपने ऋषि दयानंद को अपना आदर्श मानते हैं, तो उनकी हर बात उन्हें स्वीकार्य है, और उसमें उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को सत्यार्थ प्रकाश में, संस्कार विधि में, संस्कार के लिए उपनयन और वेदारंभ संस्कार करते समय बड़े विस्तार से कहा है। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा जो ऋषि ने स्वयं लिखी है कि समय के हिसाब से आप उसमें अगर कुछ उचित समझते हैं तो परिवर्तन कर लें। ये परिवर्तन केवल गुरुकुलों में ही नहीं, स्कूलों में और कॉलेजों में भी हुआ है। आप लोग सब बड़े शिक्षित लोग हैं। आज से लगभग 50 साल पहले और उससे और थोड़ा पहले
आर्ट्स एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता था। हमारे देश के सारे आईएएस, सारे पीसीएस वो लोग बनते थे जो भारत के इतिहास को सूक्ष्मता से, वहां के पुरातत्व पदार्थों को अच्छी तरह से जानते थे। वो आईएएस के सिलेक्शन में नंबर 1 पर रहते थे और वो उन्हें भारतीयता और भारत के संस्कार को जानने के लिए, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के सिस्टम को जानने के लिए और हमारी प्री हिस्टोरिकल जो पीरियड है उसको समझने के लिए उन्हें संस्कृत की शरण में, संस्कृत के साहित्य की शरण में जाना पड़ता था, खास तौर से वैदिक साहित्य। लेकिन धीरे धीरे ये पद्धतियां बदली और आर्ट्स का स्थान गौड़ हो गया और साइंस का स्थान प्रमुख हुआ। लोगों में क्रेज दौड़ा पूरे भारतवर्ष में कि अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे और माँ बाप बड़े गौरव से बोलता था मेरा बच्चा साइंस पढ़ रहा है स्कूल में, कॉलेज में। तो वो सोचता था साइंस पढ़ना एक गौरव की बात है। फिर 25-30 साल पहले समय बदला और साइंस उतना इंपॉर्टेंट विषय नहीं रहा। फिर एक विषय उभरा कॉमर्स के रूप में, जहां आईआरएस की परीक्षाओं में जो इक्विवेलेंट टू आईएएस है, हमारे विद्यार्थी जाने के लिए एक कॉमर्स विषय को चयन करने लगे और उसमें अकाउंट्स में बच्चे जाने लगे। बहुत जो टैलेंटेड बच्चे थे साइंस से जगह फिर इधर आने लगे और धीरे धीरे पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि मैं एजुकेशन में रहा हूं, केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल रहा हूं, अभी भी भारतीय विद्या भवन जैसी संस्था में काम कर रहा हूं और मैंने गुरुकुल में 2 बार पढ़ाया। एक बार गुरुकुल खेड़ा खुर्द में जब गुरुकुल से निकल करके आया तो वहां दर्शन विषय का आचार्य रहा और दूसरी बार जब रिटायर होके आया तो मुझे ज्वालापुर महाविद्यालय, जहाँ के स्नातक हमारे चौहान साहब के पिताजी भी रहे हैं और चौहान साहब का संरक्षण बहुत लंबे समय इस गुरुकुल के लिए रहा, उसमें थोड़े समय में डीन यानी अधिष्ठाता के रूप में काम किया और मैं भी वहां से आ गया। मैंने 2 बार गुरुकुल छोड़ा। क्यों, जब गुरुकुल भी हमारे की बात आई तब क्यों छोड़ा उस पर मैं बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमारी समाज ने, हमारे राष्ट्र ने इस प्रणाली को हृदय से क्यों नहीं अपनाया, ये बहुत विचारणीय विषय है। बहुत ही सूक्ष्म चिंतन वाले लोग, या जिसे कहना चाहिए कि आर्य समाज को हृदय से जिन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, वो लोग गुरुकुल के विषय में बहुत आस्था तो रखते हैं, स्नेह तो रखते हैं, पर अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजते। उसके पीछे क्या क्या कारण हैं और कब हम अपने बच्चों के राय गुरुकुलों को समझेंगे, कब गुरुकुल भी हमारे होंगे, इस विषय पर आज के व्याख्यान के बाद आप लोग चिंतन कीजिएगा। तो पहले तो मैं तुलना के रूप में 2 बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं दोनों पद्धतियों में रहा। लॉन्ग टाइम आई हैव सर्व्ड इन द केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड ट्वाइस आई हैव सर्व्ड इन द गुरुकुलास। क्या इन बिटवीन द गुरुकुल और द स्कूल्स, व्हाट इज डिफरेंस, इस पर बहुत सूक्ष्मता से मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं उसके भीतर रह के निकल के आया। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली तो इसका दुनिया में कोई सानी नहीं है और इसे संसार ने एक्सेप्ट किया। प्रणाली का मतलब होता है गुरु के निकट बैठ करके उसके ही संरक्षण में, उसके ही देख रेख में अध्ययन करना, गुरु के कुल में रहना, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। उसमें प्रणाली वही होगी, प्रातःकाल 4 बजे उठना है, प्रातःकाल के प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा, इन मंत्रों का पाठ करना है। सुबह उससे ही प्रभु को याद करना है, उसके बाद अपने गुरु के चरण स्पर्श करने हैं और फिर उसके बाद अध्ययन में लग जाना है। प्रातःकाल स्नान करना है, संध्या यज्ञ करना है, भोजन करने के बाद या प्रातरस करने के बाद विद्यालय जाना है और फिर विद्यालय की पढ़ाई के बाद सायंकाल फिर दिनचर्या, यानी टोटल दिनचर्या पूरी की पूरी समय सारणी एक गुरु के सानिध्य में 1 सेकंड भी उसमें हमारे पास पर्सनल लाइफ के लिए नहीं। आज मॉडर्न एजुकेशन के रिजल्ट यह है कि व्यक्ति 2 तरह की जिंदगी जीता है। एक जिंदगी है पर्सनल लाइफ और एक है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में बहुत आदर्शवादी दिखाई देना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, सबको दिखाई दे, पर अगर कुछ ऐसा है जो छिपाने योग्य है,
दैट इज कॉल्ड पर्सनल लाइफ। पर हमारे संस्कृति में दो तरह की जिंदगी स्वीकार्य नहीं है। जो हमारी सामाजिक जीवन है वही हमारा पर्सनल लाइफ है, वही हमारा व्यक्तिगत जीवन है। व्यक्ति और समाज दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं और इसी पद्धति का सारा श्रेय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जाता है, क्योंकि वहां आदर्श गुरु है। उसे हम कहते हैं टीचर सेंट्रलाइज एजुकेशन। आज जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंट्रलाइज एजुकेशन है। चाइल्ड सेंट्रलाइज एजुकेशन का मतलब है, जब हम मनोविज्ञान में जब ये पढ़ते हैं कि लर्निंग के प्रोसेस क्या हैं, सीखने के सिद्धांत क्या हैं, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ द लर्निंग, और उसमें हम देखते हैं कि बच्चे की रुचि के हिसाब से उसको विषय दिया जाए, बच्चे की रुचि के हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। क्योंकि मैंने दोनों पद्धतियों में काम किया और मैंने यह अनुभव किया कि अगर हम जिंदगी को जिससे कि पारस बनाना चाहते हैं, अगर जिंदगी को हम कुंदन बनाना चाहते हैं, तो इसमें दो राय नहीं है, विषय कुछ भी होने दो, लेकिन प्रणाली गुरुकुल इज द बेस्ट प्रणाली। उसकी वजह है कि हमारे शास्त्रों में नियम, देखो जब हम गृहस्थ हो जाते हैं तो गृहस्थ की अपनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। समावर्तन संस्कार के बाद विद्यार्थी को उपदेश दिया जाता है, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन पामा प्रमदः, आचार्याय प्रियम धर्म आरत्य, प्रजातंत्रम मा विवच्छेत्सीहि। ये सब तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षा अध्याय में, शिक्षा वल्ली में बहुत विस्तार से कहा गया। उसमें कहा गया कि जब तुम जिंदगी में जाओगे तो व्यावहारिक जिंदगी में पूरी कोशिश होगी तुम्हारी सत्य का व्यवहार करने की, सत्य बोलने की, सत्य सुनने की इच्छा हो, कितना ही बड़ा लोभ लालच क्यों न हो, पर सत्य के पथ को नहीं त्यागेंगे। ये समावर्तन संस्कार में आचार्य उपदेश देता है। आचार्य अंतेवासी न मनुशास्त्र, आचार्य अंतेवासी को, शिष्य को उपदेश देता है। अब जरा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ भी ये प्रणाली बहुत लंबे समय तक चली कि यूनिवर्सिटी में जब विद्यार्थी जाएगा तो वहां यूनिवर्सिटी की डिग्री जब लेके आएगा तो कुलपति उसको इन्हीं शब्दों को आज भी भारत के विश्वविद्यालयों में बुलवाया जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले लगभग 20 सालों में ये पद्धति धीरे धीरे समाप्त। 5% स्कूल्स और 10% कॉलेजों में अब दीक्षांत समारोह होता है। एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। शिक्षा विषय की होती है, दीक्षा जीवन की होती है। जीवन की दीक्षा अब स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं दी जा रही। ये बात अलग है, भारतीय विद्या भवन जैसे संस्थाओं में या डीएवी की कोई संस्था बहुत अच्छी, जहां प्रिंसिपल बहुत ही भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी और अगाध आस्था रखता है, वो ये संस्कार कराता हो, ये उपदेश देता हो, दीक्षांत भाषण देता हो कि स्कूल से जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, उसका कुछ दीक्षा देता हो। बहुत जगह इतना तो होता है, जो मैंने अनुभव किया है कि डीएवी स्कूल्स में विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है तो भगवान का धन्यवाद करके, यज्ञ करके जा रहा है, गुरुओं का आशीर्वाद लेके जा रहा है। लेकिन गुरु आशीर्वाद में प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड विद द संस्कृत, प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड विद द उपनिषद, तो ही हैज नो, उसके पास तो कोई ज्ञान नहीं है उस विषय का, तो वो अपने आशीर्वाद तो देता है आत्मा से, अंतःकरण से, वो शब्द उसके पास जरूर नहीं है, लेकिन उस आशीर्वाद में इन शब्दों का अपना बहुत बड़ा मूल्य है। सत्यम वद, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। अब धर्म का मतलब ये कर्मकांड नहीं है, ध्यान रखना। धर्म का मतलब है आपका पिता के प्रति व्यवहार, आपका माता के प्रति व्यवहार, आपका आचार्य के प्रति व्यवहार, आपका अपने अधिकारी के प्रति व्यवहार, आपका अपना सबॉर्डिनेट के प्रति व्यवहार, आपका अपने साथी के प्रति व्यवहार, चाहे आप व्यापार करें या कारोबार करें या सर्विस करें, लेकिन आपका अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी या आपका सहकर्मी के साथ कैसा व्यवहार हो, ये दीक्षा है। और इस दीक्षा का अभाव क्यों हो गया? अब तो लगभग मैं समझता हूं गुरुकुलों में भी दीक्षांत बहुत कम हो गया है, परंतु इसकी आवश्यकता है। पूरी तरह से गुरुकुल प्रणाली को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हाँ, अगर कुछ है उसमें तो वो है पाठ्यक्रम। मुझे डीएवी का इतिहास भी मैंने पढ़ा है और गुरुकुल का इतिहास तो मैंने जिया है, और स्कूलों का भी इतिहास को मैंने जिया और पढ़ा, दोनों है। एक बहुत आवश्यक नियम है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते तो उसके एक दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य तो होते हैं कि जो बच्चा विद्या शिक्षा पढ़ रहा है उस शिक्षा से वो शिक्षित दिखना चाहिए,
वो एजुकेटेड सो होना चाहिए, लेकिन दूसरी चीज कि उस एजुकेशन का उसको लाभ होना चाहिए, जीवन में उसकी आजीविका उससे चलनी चाहिए। इसमें से एक बात बच गई सिर्फ, वो है कि एजुकेशन से वो कमा क्या सकता है, वो एजुकेशन से अपने रोजगार कैसे चला सकता है, यही केवल हमारा टारगेट रहे। और परिणाम हुआ कि प्रणाली तो गौड़ हो गई और जो सिलेबस है, जैसे पाठ्यक्रम है, वो हमारा प्रमुख हो गया। क्यों कि हमारा जीवन केवल प्रणाली से नहीं चल सकता। हम प्रातःकाल उठते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। हम संध्या करते हैं, हमारे मन की शांति के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे आध्यात्मिक आदि भौतिक जो दुनिया के सुख हैं, उनके लिए बहुत, शारीरिक सुख है उसके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन सामाजिक जो हमारा स्टेटस है और जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति विषय करता है। तो कौन सा विषय पढ़ाया जाए, अब इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। हमारे शिक्षा प्रणालियों ने इस पर बहुत चिंतन किया। इसके लिए संस्थाएं बनी, एनसीईआरटी बना जो पाठ्यक्रम तैयार करेगा, बोर्ड बने जो ये तय करेंगे कि हमको बच्चे को क्या पढ़ाना है। हम बहुत लंबे समय तक, आजादी के इतना लंबे समय तक अभी तक ये तय नहीं कर सके कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, ऑल राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, हाउ कैन पॉसिबल। हम स्कूल में हमने भेज दिया, बहुत बढ़िया क्लर्क तैयार हो गया। स्कूल में हमने भेजा, बहुत बढ़िया अफसर तैयार हो गया। और दुर्भाग्य क्या रहा, बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, बायोलॉजी उसने ले लिया, केमिस्ट्री उसने ले लिया, बायोकेमिस्ट्री उसने ले लिया, और वो पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छा एमबीबीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। लेकिन कहाँ कमी रह गई, तो बहुत अच्छा इंसान नहीं। डॉक्टर अच्छी तरह जानता है। मुझे एक घटना याद है, एक बार कुछ थोड़ी सी तकलीफ मुझे हुई, मैं डॉक्टर के पास गया। उन दोनों इतनी बड़ी फीस नहीं थी, ये करीब 20 साल पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। तो उस डॉक्टर ने मुझसे 100 रुपए फीस ली, और 100 रुपए फीस लेने के बाद जो दवाई उसने लिखी, मैं केमिस्ट के पास गया तो 50 पैसे की थी टेबलेट। मैंने सोचा ये 50 पैसे की टेबलेट के लिए 100 रुपए फीस। मैं फिर लौट के डॉक्टर के पास गया, सर आपने 100 रुपए फीस ली और 50 पैसे की दवाई लिखी। उन्होंने कहा आपकी तकलीफ 50 पैसे वाली ही है, आप आराम से ठीक हो जाओ, इस गोली को खाओ और आनंद करो। मैं चाहता तो मैं आपका एक टेस्ट लिख सकता था, वो टेस्ट आपका जो है 1000 रुपए का होता। 1000 रुपए में 500 रुपए मेरे पास आते, 500 रुपए उसके पास रहते, और आपका, और मैं फीस भी 100 के 200 ले सकता था, और कुछ प्रोटीन विटामिन करके मैं आपको 500-700 की दवाई लिख सकता था। आपके इतने पैसे खर्च होते और रिजल्ट वही आना था जो 8 आने की दवाई में आना है। मैं इसलिए बात आपको कह रहा हूं, हम बहुत अच्छा डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। ही इज ए स्पेशलिस्ट इन हिज फील्ड। वो अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा विद्वान है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन मानवता के मामले में उसका दर्जा काफी नीचे चला गया। मैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में मैं आज भी अनुभव करता हूं कि गुरुकुल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी वो कहां काम करता है, किस फील्ड में काम करता है, किस नौकरी में काम करता है, लेकिन एक बात तो तय है तो उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र आम व्यक्ति से थोड़ा सा भिन्न नजर आता है, क्योंकि वो बहुत नेक इंसान है। वो शायद दूसरे अधिकारी या दूसरे कर्मचारी के मुकाबले योग्यता में थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन मानवता में वो बहुत आगे है। और यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जो बड़ी समस्या है हमारे घरों से लेकर के अंतरराष्ट्र तक, वो सारी की सारी समस्या मानवता के अभाव की है। घर में माता पिता परेशान है, बच्चा नौजवान हुआ, स्कूल में पढ़ के आया, बड़ी उम्मीदें हमने लगाई थी कि बेटा हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हमारी लाठी तो नहीं बना, लेकिन हाँ लाठी उठाने को तैयार जरूर है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उसको पूरी एजुकेशन के अंदर कक्षा 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक, या जो भी उसने कमर्शियल ट्रेनिंग की है, उस सारी ट्रेनिंग के अंदर उसको किसी ने ये नहीं बताया, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति सख्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। हे बेटे, जिस माता पिता ने तुम्हें पैदा करने में और तुम्हें बड़े करने में जो कष्ट उठाया है, उसको तुम 100 वर्ष उनकी सेवा करने पर भी उस ऋण से तुम ऋण नहीं हो सकते, उसका उपनयन हुआ ही नहीं।
तो उसको ये पता ही नहीं है आचार्य के निकट जाने के बाद। आचार्य तो जो पढ़ा रहा है उसको टीचर, वो ये महसूस करता है कि मैं जो इसको पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस पूरा कर रहा हूँ, उसकी मैं फीस लेता हूँ, उसकी मैं तनख्वाह लेता हूँ और मैं अपने तनख्वाह के लिए काम करता हूँ। लेकिन हमारे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में कुछ फर्क दूसरा था। वहां यह था कि आचार्य उस विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, उसका विद्यार्थी के फीस से कोई संबंध नहीं है। उसकी फीस कहां से आनी है, ये राजा का विषय है, ये सरकार का विषय है, ये संस्था समाज का विषय है, उस व्यक्ति का विषय नहीं है। इसलिए एक बार भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आती, वो केवल ये जानता है कि मेरा जो शिष्य है इस भारतवर्ष के कोने में जब जाएगा तो कैसा इंसान बन के जाएगा। रोजगार उसका प्रमुख न होकर के इंसानियत प्रमुख है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्रातःकाल उठने से लेकर के जीवनचर्या कैसे चलानी है, उसमें दोनों लाभ उसके हुए। तो बहुत नेक इंसान भी बना और बहुत स्वस्थ इंसान भी बना। लेकिन अगर उसके साथ हम सब्जेक्ट जोड़ दें मॉडर्न, तो मॉडर्न सब्जेक्ट जोड़ने से वो बहुत योग्य इंसान भी होगा, बहुत अच्छा इंसान भी होगा और बहुत निरोग इंसान भी होगा। ये तीनों की तीनों चीजें हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में संभव हो सकती हैं, बशर्ते गुरुकुल भी हमारे हों। गुरुकुल अभी हमारे हैं नहीं। अभी तो सहगल साहब जैसे, चौहान साहब जैसे व्यक्ति कुछ गुरुकुलों को जिंदा किए हुए हैं। ये कठिन परिस्थितियों में कैसे जिंदा किए हुए हैं, मैं तो इनको दाद देता हूं, इनके चरण की रज अपने मस्तक पर लगाने के लिए तैयार हूं। इतनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी ये गुरुकुल की प्रणाली को जीवित रखे हुए। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, हमको जीवित रखने की आवश्यकता नहीं है। गुरुकुल को जीवित वो रखेगा जो गुरुकुल में अपने बच्चे को पढ़ाएगा। उसके दो रिजल्ट में आपके सामने, मेरे सामने मौजूद हैं। अभी लगभग भारतवर्ष में 2000 से अधिक गुरुकुल हैं। आर्य समाज के इतिहास में गुरुकुलों पर पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है भाग 2 में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इतने सारे गुरुकुल होने के बावजूद भी अगर एक गुरुकुल से एक बढ़िया स्नातक में निकलता है तो 2000 ऐसे भारतीय तैयार होते हैं, 2000 ऐसे इंसान तैयार होते हैं जिनकी इंसानियत की दुनिया में कोई सानी नहीं है। परंतु हमारी जो संख्या है 130 करोड़ की, 140 करोड़ की, इसमें 2000 बहुत छोटी संख्या है, परसेंटेज भी नहीं निकलता है। कैसे आखिरकार हम उस पर प्रतिशत में पहुंचे, हमारा मैक्सिमम पार्ट हो, उसके लिए आवश्यक है तो गुरुकुलों को हम स्वयं अपनाएं। अब मैं सहगल साहब को उस बात पर आता हूं जो इन्होंने कहा था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कैसे गुरुकुलों का जाल बिछाता है। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं और मैंने संस्कृत साहित्य को बहुत सूक्ष्मता से पढ़ा है। मैंने संस्कृत साहित्य का इतिहास भी पढ़ा है। उस इतिहास में ऐसे ऐसे कश्मीर के पंडित और विद्वान, पंडित से मतलब कास्ट से रिलेटेड मत समझना, मैं संस्कृत के उन कवियों की बात कर रहा हूं, उन विद्वानों की बात कर रहा हूं जिन्होंने गुरु की शरण में बैठ करके ऐसे ऐसे काव्य लिखे जिन्हें सुनने में कितना आनंद है, अर्थ तो उनका कितना आनंदकारी है, उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। मैं एक दो श्लोक आपको सुना देता हूं, कितना गजब है। श्रियपति श्रीमत शासितुम जगत जगन निवास वसुदेव सद्मनि वसंत दर्शावतरंतम अंबराधिरण्य गर्भंग बुबंबुनिम हरि कथम तिरश्चीन मनूर सारथे प्रसिद्ध मूर्धज्वलनम हविर्भुज पतच्चथोधाम विसारे सर्वतः किमे तदत्याकुलम ईक्षितम जनई। ये उन आचार्यों ने इन काव्यों को बनाया जो कश्मीर में बैठ करके पहुंचे। ये हमारा जो मस्तक था, कश्मीर हमारा शीर्ष था, वहां से शीर्ष पंडित तैयार होते थे। काशी तो बहुत दिनों बाद पंडितों की नगरी बनी है, सबसे पहली पंडितों की नगरी, पंडितों से मतलब विद्वानों की नगरी अगर कोई थी तो क्या थी, कश्मीर था। आज और कमाल की बात यह है, कश्मीर के राजा हमेशा हिंदू संस्कृति वाले और हिंदू राजा रहे जिन्होंने गुरुकुलों का संरक्षण दिया। आज भी उनके परिवार में से डॉक्टर करण सिंह या उनके पुत्र जैसे लोग अभी मौजूद हैं जिनके रग रग में हिंदू संस्कृति भरी हुई। मैं हिंदू संस्कृति से मतलब वैदिक संस्कृति है। हमारे यहाँ में जो पॉलिटिकल जो शब्द हैं उनको मैं नहीं प्रयोग कर रहा हूँ। ब्राह्मण शब्द यहाँ आज जाति का वाचक हो गया है, हिंदू शब्द यहाँ एक वर्ग का वाचक हो गया है। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं जो विचार से जुड़ा हुआ है, और उस विचार वाली आज उस स्थान पर हम लोग कुछ और ही देख रहे हैं। कहां गया आज तो आर्य समाज, कहां वहां काम करेगा, उसके लिए सोचना ढूंढना पड़ रहा है।
कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन अभी वो प्रयास सफल नहीं है। पंजाब में जो जो आचार्य पढ़े, जिनसे मैं पढ़ा हूं, जहां आपका जो गुरुकुल होता था, क्या नाम है, मुल्तान का, जिसमें शिव कुमार शास्त्री, आचार्य विश्वबंधु शास्त्री, ओंकार मिश्र प्रणब, ऐसे बड़े बड़े विद्वान और कवि पंजाब ने पैदा किए, राजा राम शास्त्री, और जाने कितनों के मैं नाम आपके सामने लूं, इतिहास सुनाने का अवसर नहीं है, परंतु ऐसे अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व हमारे चारुदेव शास्त्री, जो सत्यव्रत शास्त्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, इंटरनेशनल प्रोफेसर रहे जर्मनी में और तमाम दुनिया में, और जिन्होंने थाई पर बहुत बड़ा काम किया, थाईलैंड के इतिहास पर, वो कैसे संस्कृत से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ आकर के वो सब पंजाब से ही पढ़े, और जैसे आज पाकिस्तान के एरिया में चला गया, वहां गुरुकुलों के पढ़े हुए, और उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटियों में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनकर के बहुत बड़ा काम किया, और गुरुकुलों में कुछ लोग आचार्य बन गए, उन्होंने काम किया। शोध संस्थान हमारे वहां थे, आज वो समाप्त हो गए। आज गुरुकुल में बार बार सहगल साहब का मेरे जो संदेश था कि आप वो भी बता दें कि आज पोजीशन क्या है। मैं तो आज से 60 साल पहले गुरुकुल से पढ़कर निकल के आया, लेकिन आज गुरुकुलों की स्थिति है, उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जाते हैं जिनको रोटी खाने को मिल जाएगी, या घर में उद्दंडता है, माता पिता का कहना नहीं मानता है, चोरी चकारी करता है, तो गुरुकुल भेज दो, सुधर जाएगा। सुधार गृह के रूप में उसको हम प्रयोग कर रहे हैं। ये तो दो राय नहीं है, सुधार गृह तो है, संस्कार तो वहां मिलता है, लेकिन बावजूद इसके आप अंदाजा लगाएं, अगर टैलेंट जाएगा तब क्या आगे आएगा। आज भी जो बड़े बड़े उपदेशक और विद्वान आर्य समाज के अंदर मौजूद हैं, वो बच्चे हैं जो अच्छे घरों के टैलेंटेड बच्चे वहां गए थे। स्वामी जी ने वेदारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार के अंदर एक बात तय की है, मैं उसको इस प्रसंग में सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण का बच्चा 8 वर्ष का गुरुकुल जाएगा, गर्भ से लेकर के 8 वर्ष, क्षत्रिय का बच्चा 11 वर्ष का गुरुकुल जाएगा, वैश्य का बच्चा 12 वर्ष का गुरुकुल जाएगा, और कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा कि 5 वर्ष का ब्राह्मण का जाएगा, 6 वर्ष का क्षत्रिय जाएगा, 8 वर्ष का वैश्य का जाएगा। तो लोगों ने कहा कि साहब ऋषि दयानंद ने तो ये जाति व्यवस्था मान ली जन्म से, क्योंकि जब ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण का बच्चा जाएगा। उन्होंने कहा ब्राह्मण जाएगा, ऐसा नहीं कहा, ब्राह्मण का बच्चा जाएगा, उसका पिता ब्राह्मण है, उसका संस्कार है। उन्होंने कहा ये साइकोलॉजी है, कौन अपने बच्चे को कितना संस्कार दे रहा है, किसका कितना व्यक्तित्व है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में और संस्कार विधि में स्पष्ट लिखा है कि बच्चे के टैलेंट के हिसाब से उसकी आयु गुरुकुल में भेजने की तय की जाए, और वो तो बातें सब समाप्त हो गई। अब तो गुरुकुल जाएगा कौन, कौन बच्चों को गुरुकुल भेजेगा। गुरुकुल नोएडा की आर्य समाज है, आर्य समाज में गुरुकुल चलता है, तो वहां के प्रधान थे, उन्होंने मुझे एक बार कहा था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर बोलिए, और प्रोग्राम आर्य समाज में न होकर के किसी परिवार में था। तो मैंने कहा मैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर बोल दूंगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो बच्चा गुरुकुल में भेजोगे क्या। बोले आप बोलिए तो सही, जब लोग पसंद आएगा तो भेजेंगे। तो मैंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर चर्चा की, मैंने कहा ये बताओ इसमें कोई आपको ऐसा लगा कि गुरुकुल भेजना चाहिए। तो मैं बहुत लगा तो सही साहब, पर ऐसे गुरुकुल बताओ। तब तक ये जो कुरुक्षेत्र का गुरुकुल इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, ये आज से काफी साल पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी बात है। तब तक रामदेव के गुरुकुल नहीं बने थे। आज मैं आपको बता रहा हूं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 45 से 50 हजार रुपये पर मंथ देने वाले लोगों की लाइन लगी है, और एडमिशन नहीं होता राष्ट्रपति के सिफारिश से भी, जहां के आचार्य आजकल गवर्नर हैं। और दूसरा, रामदेव की संस्था को मैं देख रहा हूं 20 से 25 हजार फीस है महीने की, और वहां लाइन लगी है बच्चों को भेजने वालों की, जबकि भोजन तो वही है, व्यवस्था तो वही है, केवल यह है कि प्रणाली भी वही है, केवल पाठ्यक्रम डिफरेंट है। इफ वी आर रेडी टू चेंज द सिलेबस, अगर हम अपने पाठ्यक्रम को बदलने के तैयार हैं, तो ऑल ऑफ द इंडिया, पूरा भारत हमारा इस पाठ्यक्रम को, इस प्रणाली को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इस पर आर्य समाज के बड़े बड़े आचार्य बैठकर विचार करें, और हमारे अधिकारी विचार करें, और तय करें कि गुरुकुल भिक्षाटन का स्थान न हो,
वहां हम अपने दान पुण्य से उन्हें न चलाएं। ऐसे गुरुकुल तो चलें जो गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने लिखाने की सुविधा है, वहां चाहे महाशय धर्मपाल जी जैसे लोग चलाएं, ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट चलाएं, या सहगल साहब जैसे मान व्यक्ति उन संस्थाओं को चलाएं, या चौहान साहब जैसे व्यक्ति चलाएं, ये एक अलग बात है। लेकिन हमारा विद्यार्थी, जिसका बच्चा वहां पढ़ रहा है, वो स्वयं उस गुरुकुल को चलाए, ये कब संभव होगा? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम जब पाठ्यक्रम को प्रणाली के साथ जोड़ दें, प्रणाली तो वही रहे, प्रातःकाल उठना, चूंकि घर गृहस्थी में जब बच्चा होता है तो घर में कई तरह के वातावरण हैं, कभी शादी आ रही है, कभी विवाह आ रहा है, कभी नामकरण हो रहा है किसी का, कभी कोई फंक्शन हो रहा है, कभी बर्थडे मनाया जा रहा है। तो गृहस्थ में, गृहस्थ के वातावरण में कभी कभी सुख है, कभी दुख है, कभी किसी की डेथ हो गई है। तो इन सारे वातावरणों से विद्यार्थी को दूर रहे। हमारे यहाँ विद्यार्थी के लिए तो कहा सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थ ने को तो विद्या, को तो विद्यार्थी ने सुखम। विद्यार्थी को सुख कहाँ और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? वहां तो घोर तप की अवस्था है, और उस घोर तप का स्थान गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ में दूसरे प्रकार का तप है। वहां भोजन की समस्या है, जो गृहस्थ भोजन खा रहा है तो उसको चटपटा, नमकीन, ये वो दुनिया का तमाम चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी को उनसे दूर रहना है, क्यों? उसके ब्रह्मचर्य में वो सब बाधा बनेगा। इसलिए ब्रह्मचारियों को तैयार करने के लिए जो तपस्या का मार्ग है, जिसमें भोजन भी है, जिसमें रहना भी है, जिसमें सोना भी है। एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। जब मैं गुरुकुल साधु आश्रम में पढ़ता था तो मैं पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था, ऐसा उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष का व्याकरण का छात्र था। मेरे ही कमरे में एक लड़का रहता था, उसका नाम था त्यागी। पर वो त्यागी ये यूपी का कास्ट वाले त्यागी नहीं, उड़ीसा का लड़का था। त्यागी लिखता था इसलिए कि उसने सब कुछ त्याग दिया था लगभग। तो उस पर नीचे बिछाने के लिए गद्दा नहीं था और ऊपर ओढ़ने के लिए रजाई नहीं थी। कंबल गुरुकुल की तरफ से मिला था। सर्दियां आ गई तो हमने स्वामी जी से कहा, हरिरानंद जी से, महाराज इसको कुछ गद्दा वद्दा तो दे दो। बाकी जमींदार घर के बच्चे थे, बढ़िया सा गद्दा बिछाते थे, ऊपर से बढ़िया से रजाई ओढ़ते थे, बड़े आराम सोते थे। अब वो उसको रजाई गद्दा दिलवा दिया। सुरेंद्र सर कपूर साहब जो हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 20 गद्दे कुछ रजाइयां भिजवा दी उसको, गद्दा रजाई दोनों दिन। 8 दिन बाद मैं देखता हूं उसके गद्दे की रुई भी टूटी हुई है, रजाई की रुई भी टूटी हुई। मैंने कहा, त्यागी तुमने ये तुम्हारा गद्दा खराब कर लिया, तुमने ठीक से इसमें धागे नहीं डलवाए। वो कहता है, भ्राता जी गद्दा तो ठीक था, मैंने ही खराब कर लिया। क्यों? बोले, मुझे नींद आने लगी बहुत गहरी, गुदगुदे गद्दे पर और बढ़िया सी रजाई पर भड़क करके मेरी आंख नहीं खुल रही थी, और मुझे तो 4 बजे आपसे पहले उठना है। मैं मुझसे पहले तुम कैसे उठोगे? बहस हो गई तो 2-2 बजे तक उठना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने ये इसलिए तोड़ ली रजाई, तो खट से मेरा पैर जब तख्त पर लगेगा तो नींद खुल जाएगी। आप जरा विचार करिएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। हम का ये बालक निश्चित रूप से एक विद्वान बनेगा। आज वो उड़ीसा में आर्य समाज का काम कर रहा है, किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य है, अब शायद रिटायर भी हो गया होगा। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जीवन में तप करना पड़े ये आवश्यक नहीं है, तप करने की प्रवृत्ति पैदा हो। हम हर सुख साधन के साथ जीना न सीखें, बल्कि हम हर कठोर परिस्थिति में हम जी सके अपने आप को। विद्या का जो तप है उसको करने के लिए हम अपने शरीर से, अपने मन से इतने मजबूत हो जाएं कि कठिन परिस्थितियों में हम शास्त्र को आगे चला सकें। वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्राप्त होता है। और जो स्कूल शिक्षा प्रणाली है उसमें फर्क यह है कि विद्यार्थी से अध्यापक मिलता है, कितने समय मिलता है? 5 घंटे या 6 घंटे के लिए, और 24 घंटे में से जो 19 घंटे हैं या 18 घंटे हैं वो अपने माँ बाप या अपने अलग पर्यावरण में जीता है। देखो, बहुत सीधी सी बात है। मनोविज्ञान का ये तकादा है कि जैसे वातावरण में जितने समय व्यक्ति रहेगा, उस वातावरण का उस जीवन पर, उसके मन पर, उसके शरीर पर उतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यथा अड्डम तथा मनः, यथा वर्ण वातावरणम तथा प्रवृत्ति, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। तो अब जो राजस्वी वातावरण में गृहस्थ में जिएगा तो बालक राजस्वी बनेगा। इसलिए आपको मैं रामायण की कहानी सुनाता हूं। भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश, कहावत सुनिए आपने कि धोबी के कहने से राम ने सीता को निकाल दिया, पर ये प्रक्षिप्त है। राम ने सीता का निष्कासन नहीं किया। राम ये जानते थे कि मां कैकेयी ने
मुझे वनवास और 14 वर्ष का भरत को राज्य क्यों लिया था? इसलिए लिया था कि उसके आगे आने वाली संतति ही शासन करे, राज्य की उत्तराधिकारी हो। तो इस बात को समझते हुए कि भाई भरत तो ऐसा निकला कि जिसने चरण खड़ाऊ रख करके शासन किया, आगे लव कुश में और इसके पुत्रों में आकर के संघर्ष हो सकता है। तब उन्होंने लक्ष्मण से विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद तय किया कि ये जो सीता दोहद अवस्था में है, वो बच्चों को जन्म देने वाली है, उससे पहले ही उन्होंने उसको वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। क्योंकि जैसे पर्यावरण में जैसा भोजन बच्चे करेंगे वैसे ही बच्चे बनेंगे। वो राजकुमार होने के बजाय ऋषि कुमार बनेंगे तो उनके जो प्रवृत्ति है राज्य के प्रति बहुत कम होगी और वो स्वाभाविक रूप से भाई भाइयों में स्नेह बना रह जाएगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हम अपनी संतति को कौन सा संस्कार देना चाहते हैं, वो संस्कार आज भी गुरुकुलों में प्राप्त है। पर गुरुकुल की स्थिति आज कैसी है? अध्यापक, मैं तो गुरुकुल में गया थोड़े दिनों पहले, उसको मैंने किसी एमपी से 7 लाख रुपए दिलवाए थे, नाम नहीं बता, और मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के डायरेक्टर को अपनी कार में बिठा के ले गया और उनका निरीक्षण करवा के अध्यापकों का वेतन तय कर दिया। बाद में मुझे पता लगा कि ना तो व्याकरण का अध्यापक योग्य है, ना साहित्य का अध्यापक योग्य है, और ना मैथमेटिक्स का तो थोड़ा बहुत जानता भी है, पर अंग्रेजी का तो अध्यापक ही नहीं है जबकि विषय चल रहा है। मैंने पूछा हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे शिक्षा पूरी होगी आचार्य जी? तो वो आचार्य जी भी नहीं रहे उस गुरुकुल के, और बहुत सी जमीन है उन पर, बहुत सी जगह है, लेकिन गुरुकुल में अध्यापक को देने के लिए वेतन ही नहीं है। 5,000 रुपया दे करके हम पढ़वा रहे हैं। गवर्नमेंट का चपरासी 50,000 से 80,000 तक ले रहा है। मेरे भारतीय विद्या भवन का एक ड्राइवर 80,000 रुपये तनख्वाह लेता, बुढ़ा हो गया करते करते सेवा। आज हमारा गुरुकुल का आचार्य कैसे जीवन चलाएगा, इस दिशा पे हमने चिंतन नहीं किया। उपदेशक का भी वही हाल है। तो हम गुरुकुल में पढ़े हुए विद्यार्थियों का भविष्य कैसे बनेगा, उसका एक रास्ता तय करना पड़ेगा हमको। आर्य समाज के तमाम अधिकारियों को, तमाम संस्थाओं को बैठकर सोचना पड़ेगा कि गुरुकुल भी हमारे, ये अगर बहुत बड़ी आर्य समाज बना सकते हैं, लाखों करोड़ों की संस्था लगा सकते हैं, हम बहुत बड़े यानी डीएवी स्कूल खोल सकते हैं, हम बहुत बड़े पब्लिक स्कूल चला सकते हैं, दयानंद के मॉडल स्कूल चला सकते हैं, तो क्या हम ही गुरुकुलों को नहीं चला सकते? चला सकते हैं। हम अपने बच्चों की फीस भर सकते हैं पब्लिक स्कूल में, तो गुरुकुल में क्यों नहीं भर सकते? परंतु क्यों नहीं भरते हैं? इसलिए कि हमारे नहीं है वो, हमारे बच्चे वहां नहीं है। हमारे बच्चे वहां होंगे उस दिन हमको चिंतन होगा कि कैसे गुरुकुल जो है वो, हमारा बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां का खाना कैसा है, हमारा बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां का सोना कैसा है, हमारा बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां का अध्यापक कैसा है, वो उसको कितना वेतन मिलता है, वो कितने एजुकेशन वाला है। ये बात तभी संभव हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं गुरुकुल भी हमारे, इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं तो आभार मानता हूं हमारे चौहान साहब का, हमारे सहगल साहब का, ये ऐसे विषयों पर चिंतन करते हैं जो बड़े ज्वलंत हो चुके हैं। आज हजारों गुरुकुल हमारे पास है, उनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, बिल्डिंग है, परंतु वहां पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है। कुछ दिनों बाद उनको कोई और ही संभालेगा, उनमें कुछ और ही व्यवस्थाएं चलेंगी। कुछ गौशाला में बदल गए, कुछ खंडरों में बदल गए, कुछ और परिस्थितियों में चले गए, कुछ चल रहे हैं वहां चल रहे हैं जहां आचार्य साधक की अवस्था में पूरी तपस्या के साथ संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृत को बचाने के लिए लगा हुआ है। मैं संस्कृति और संस्कृत दोनों बच जाएंगी, वह शर्त है कि संस्कृत का आचार्य और गुरुकुल बचे। गुरुकुल कैसे बचेगा? वो तब बचेगा जब हमारी सारे के सारी सोसाइटी की सहभागिता उसमें होगी। वो सहभागिता कब होगी? जब मेरा बालक वहां पढ़ेगा। मैं अपने बालक को पढ़ाने के लिए ये तय करूं कि गुरुकुल की व्यवस्था अच्छी हो, वहां बिल्डिंग बढ़िया हो, वहां रहने के साधन बढ़िया हो, वहां कंप्यूटराइज एजुकेशन हो, वहां सुंदर से लैब्स हो। आज मैं किसी स्कूल को मान्यता देने जाता हूं, गुजरात में प्रिंसिपल था तो कम से कम 16 स्कूलों को मान्यता देने के लिए मुझे भेजा गया सीबीएसई की तरफ से। एक स्कूल में मैं गया, पब्लिक स्कूल में, तो उनको 12th तक की मान्यता चाहिए थी, एक साथ 10th और 12th दोनों की। जब प्रेयर हुई उसमें 10-15 मिनट मुझे बोलने का अवसर मिला और उसके बाद निरीक्षण किया, तो धीरे से प्रिंसिपल की तरफ से मेरे पास ऑफर आया, गुरुजी आपकी क्या सेवा की जाए अच्छी रिपोर्ट देने के लिए। तो मेरा जो पीए था उसने कहा कि देखो ऐसा है, पैसे की बात तो मत करना, ना तो उल्टी रिपोर्ट हो जाएगी। खैर मैंने लिखा उसमें
भाई लैब्स आर गोइंग टू कंप्लीट, अभी कंप्लीट पोजीशन में नहीं है पर आफ्टर सम टाइम मे बी पॉसिबल। तो 12th की मान्यता के लिए तो 1 साल वेट किया जाए, पर 10th तक के सारे एक लैब बहुत अच्छी तैयार है, स्कूल को मान्यता दी जा सकती है। मैं चला गया और मान्यता उसको 10th तक की मिल गई, और 12th के लिए फिर मेरे ही एक अफसर जो हैं वो वहां गए, तो उन्होंने कहा साहब पिछली बार तो बड़े खतरनाक अफसर आए थे, उन्होंने हमारा लिखा ही नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जो है वही मैं लिखूंगा। और हमको ये 12th तक बोले कौन थे, बोले आर्य साहब कोई थे, संस्कृत के थे, उन्होंने नहीं लिखा, रिपोर्ट में सही से नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा भैया बात यह है वो तो गुरुकुल के पढ़े हुए आदमी हैं, झूठ बोलना सीखा ही नहीं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। और उन्होंने अपने दीक्षांत समारोह में पढ़ा था सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय प्रमदः, वो तो जीवन में उतर गया। मैं इसलिए आपसे कहता हूं आज जीवन में उतरने की बात है, मेरी संस्कृति, मेरी मान्यता, मेरी योग्यता सब जीवन में उतर जाए। और वो कब उतरेगी, जब ये गुरुकुल जिंदा हो। मैं केवल संस्कृत विषय की बात नहीं करता, विषय तो आपके होने चाहिए, विद्यार्थी के होने चाहिए। संस्कृत एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक विषय, उसमें बहुत से विषय हैं, वो सारे विषय भी पढ़ाए जाएं। उसका एक विंग हो, ओरिएंटल विंग हो, उस विंग के अंदर जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़कर उस विषय में जाना चाहते हैं, व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, साहित्य पढ़ना चाहते हैं, वेद पढ़ना चाहते हैं, दर्शन पढ़ना चाहते हैं, दे कैन रीड। बट एक विंग वो हो जो प्रणाली तो वही हो, वही गुरु उनको पढ़ाने वाले, वही पुरानी पद्धति सारी हो, और उस टीचर सेंट्रलाइज एजुकेशन के अंदर एक पद्धति डिफरेंट, और ये प्रयोग होना चाहिए। इस प्रयोग के लिए हमें बहुत से प्रयत्नों की आवश्यकता है। मैं किन किन पहलुओं पर आपको बात करूं, समय जितनी इजाजत देता है मैं उतनी ही चर्चा करूंगा। मैं आज नमन करता हूं आप उन लोगों के लिए जिन्होंने ये विषय चुना, और इस विषय पर एक आंदोलन की आवश्यकता है। चाहे उस आंदोलन को डीएवी चलाए, डीएवी लाख स्कूल चला सकता है तो 10 गुरुकुल भी चला सकता है। और जैसे कि सहगल साहब अकेले 2 गुरुकुल चला रहे, कन्याओं का, एक विद्यार्थियों का। हमारे चौहान साहब बहुत लंबे समय तक ज्वालापुर चलाते रहे और गुरुकुलों से भी ये सहायता देते हैं, लेकिन इनका भी एक ही सिद्धांत है, गुरुकुल में जाने वाला विद्यार्थी की एजुकेशन का सिस्टम कंप्लीट होना चाहिए। वो जो टीचर है उसकी कंप्लीट योग्यता होनी चाहिए, और उसका सफिशिएंट वेतन होना चाहिए, एक वेतनमान होना चाहिए। फिर वो जो विद्यार्थी को पढ़ाएगा तब उसका केवल एक ही समस्या, एक ही चिंतन हो, और वो हो विद्यार्थी। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, विद्यार्थी में क्या योग्यता होनी चाहिए थी, वो बहुत बड़े घर से आया है, बहुत छोटे घर से आया है, ये आवश्यकता। सुदामा और कृष्ण अलग अलग घरों से, अलग अलग बैकग्राउंड से आए, लेकिन एक ही संदीपनी दोनों को पढ़ाया। मैं बात इसलिए कह रहा हूं आपको कि हमारे यहां 3 चीजें लेकर जाता है, श्रोत्रियम, ब्रह्मनिष्ठम, समितपाणी। सुनने की इच्छा लेकर जा रहा है, श्रोत्रियम है सुनने की इच्छा वाला, शुश्रूषा सुनने की इच्छा। शुश्रूषा शब्द के 2 अर्थ हैं, एक सुनने की इच्छा है और एक सेवा है। दोनों भावों को लेकर जा रहा है, वो श्रोत्रिय है। गुरुकुल में गुरु के पास पढ़ने जा रहा है तो सुनने की इच्छा वाला। आज दाखिला हमने कर दिया और हमने स्टेटस सिंबल मानकर उसको सब्जेक्ट दिला दिया, पर स्टूडेंट डजंट वांट टू लिसन, वो सुनना ही नहीं चाहता। जब वो सुनना नहीं चाहता तो कौन सुनाएगा उसको। इसलिए पहली योग्यता है श्रोत्रिय। दूसरी योग्यता है ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञान की निष्ठा। बहुत मन में संकल्प लेकर जा रहा है कि मैं विद्वान बन के निकलूंगा, मुझे विद्वान बन के ही निकलना है। जब ये संकल्प लेके जाएगा तो अध्यापक को बड़ी आसानी हो जाएगी अपना सारा का सारा ज्ञान उसके भीतर उड़ेलने में। तीसरी एक और चीज है, और वो है समितपाणी। समितपाणी का मतलब है हाथ में समिधा लेकर जा रहा है। समिधा लेकर जाने का मतलब क्या है, समर्पण लेके जा रहा है। समिधा जैसे सूखी होती है, उसमें कोई रस नहीं होता, तब उसमें, और वो भीतर से खोखली होती है, तब वो समिधा बनती है, इसकी राख बन जाए, खाक हो जाए। विद्यार्थी जब गुरु के पास गया है, अपना कोई अहंकार नहीं, मैं बड़े घर का हूं, मैं बड़ी संपत्ति वाला हूं, मैं बड़ा शक्तिशाली घर से हूं, ये नहीं। अपना रस सारा समाप्त है। अब मैं जिस गुरु का शिष्य हूं वो मुझे क्या देना चाहते हैं। तब अग्नि में, समिधा में अग्नि तब प्रदीप्त होती है जब समिधा पूरी तरह से सूखी हुई होती है। इसलिए विद्यार्थी वहां जब जाता है हाथ में समितपाणी होकर जाता है। गुरुजी पूछते हैं ये क्यों लाया है बेटा समिधा हाथ में। बोले गुरुजी पता नहीं आपके यज्ञ में काम आएगी। नहीं, आप इस समिधा की भांति अपने आप को विद्या की अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ।
अपने आप को तैयार करो बेटा, तब जाकर ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त होती है। और ये जो जहां तक साइकोलॉजी का सवाल है तो वो भी मैं बता दूं, साइकोलॉजी का हमसे बड़ा तो कोई विद्वान ही नहीं। हमारे यहाँ तो लिखा आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भवन्तः। अथर्ववेद का मंत्र है कि आचार्य विद्यार्थी को जब उपनयमान करता है, यज्ञोपवीत बनाता है, तो उसको अपने गर्भ में धारण करता है। गर्भ में धारण करने का मतलब क्या है कि जितना अच्छा बच्चे की साइकोलॉजी को मां समझती है या आचार्य समझता है, दुनिया का दूसरा व्यक्ति नहीं समझता। व्हाट इज द इंटरेस्ट, उसकी क्या रुचि है, उसके अंदर क्या भावनाएं हैं, और वो कितना अपने ज्ञान के प्रति निष्ठावान है। इस निष्ठा को पैदा करने के लिए मंत्र बोला जाता है वेदारंभ में, मम व्रते ते हृदय दधामि मम चित्तम अनुचितम ते अस्तु मम वाचम एक मनाजुसस्व प्रजापतित्वान्यम। बेटा आज से मेरा और तेरा मन और वचन और हृदय एक है। जहां गुरु का और विद्यार्थी का मन वचन और हृदय एक होता है, वहां स्वाभाविक बात है जितना भी प्रकाश गुरु के पास है वो सारा का सारा विद्यार्थी के अंदर उड़ेलने की कोशिश करता है और वो सारा का सारा एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन विद्यार्थी जहां अध्यापक इसलिए जा रहा है कि पीरियड 35-40 मिनट का है, इस 35 मिनट के पीरियड में 5 मिनट जाकर के हाजिरी लेगा, फिर बातें करेगा, आज कौन सा पाठ चलना है, फिर 15 मिनट पढ़ा के 5 मिनट पहले उपसंहार कर देगा और होमवर्क की कॉपियां मांग रहा है, कॉपी लाया, कौन सा बच्चा किताब ले लिया, इसमें सारा पीरियड निकल गया। क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है कि मुझे अपने सारे ज्ञान को इस तरह समय में उड़े। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य की निकटता का सबसे बड़ा प्रमाण वेद के अंदर मौजूद है। उसकी थोड़ी चर्चा मैंने बहुत ही शीघ्रता के साथ अपने सारे विचार उड़ेलने की कोशिश की है। समय जितनी इजाजत देता था उसमें एक चर्चा मैंने की, इसमें दो राय नहीं है। आज भी गुरुकुल चाहे दरिद्र अवस्था में हो और चाहे संपन्न अवस्था में हो, चाहे विपन्न अवस्था में हो, पर गुरुकुल से निकला हुआ स्नातक अगर शास्त्री तक पढ़ गया है, एक बात तो तय है, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व कुंदन की तरह खड़ा होगा। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो भारत का ऐसा नागरिक बनेगा, वो आर्य समाज का ऐसा सिपाही बनेगा जो इसका जवाब नहीं। वो दोहरी जिंदगी जीने वाला इंसान नहीं होगा। एक सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ, एक जिंदगी जीने वाली बात होगी। अगर हमको ऐसे नागरिक तैयार करने हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी करना है, तो निश्चित रूप से हमें गुरुकुलों के सुधार की आवश्यकता है और उनको अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी हमारे हैं। एक छोटा सा मैंने चर्चा की, आशा है आप लोग लाभान्वित होंगे, आंदोलित हुए होंगे, इस पर विचार करेंगे और मेरे से सुझाव के लिए एक चर्चा भी करेंगे, संगोष्ठी भी करेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का धन्यवाद। और जिस मकसद को लेके हमने ये टॉपिक रखा था, संभवतः मुझे लगता है कि सभी को वो चीज समझ आई होगी। और क्योंकि गुरुकुल ही हमारे हैं, ये टॉपिक था, लोगों की इतनी ज्यादा रुचि इसमें शायद नहीं थी, इस करके संख्या थोड़ी ऐसी नहीं रही जो जिसकी हमें हमेशा आशा रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, बात हमने कहनी थी और जितने भी लोगों तक ये बहुत पहुंची है वो बात और आगे तक भी पहुंचेगी, ऐसी आशा हम रखते हैं। प्रवचन से पूर्व जिस चर्चा की बात हो रही थी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी लगभग 2 साल के बाद अब फुल वर्किंग में आने को तैयार है। इसी उपलक्ष्य में एक अच्छे दानदाता हमारे श्री सिद्धार्थ लूथरा जी, उन्होंने अपने पिता की स्मृति के अंदर एक लाइब्रेरी, जो कि ई लाइब्रेरी होगी, ई लाइब्रेरी से मतलब है कि वहां पुस्तकें नहीं होंगी, लेकिन लैपटॉप, एक लैपटॉप के ऊपर ही 40 लाख से ऊपर पुस्तकें उसमें होंगी। लेकिन ये रिसर्च लाइब्रेरी होगी और उसमें कुछ अलग अलग विभाग भी होंगे। उस बिल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन उनकी दान राशि इतनी नहीं है जिससे कि वो पूर्ण रूप से परफेक्टली वो पूरी रूप से जो हमने सोचा हुआ है वो बन सके। इसलिए हमें आप सभी लोगों से जो है वह आशा रखी हुई है कि कोई ना कोई दान राशि, एक अच्छी दान राशि आपसे भी मिलेगी। और हमारे प्रधान चौहान साहब जो हैं, अजय चौहान जी, वो तो तत्पर हैं, उनके बहुत ही लंबे हाथ हैं और उनका मित्र मंडली ही इतनी है कि इससे पहले भी जब हमें यश चालक के लिए आवश्यकता पड़ी थी तो उनकी मित्र मंडली से ही लाखों रुपए हमें आ गए थे। लेकिन वो अपनी जगह कार्य करेंगे। लेकिन
हमें खुद भी इस चीज को देखना चाहिए कि भाई हम इसमें कुछ ना कुछ अवश्य करें। और विशेषकर जो चौहान परिवार से संबंधित लोग हैं, विशेष करके मधु चौहान जी, उनकी सहेलियां और फ्रेंडशिप इतनी लंबी चौड़ी है कि जब हमें कभी आवश्यकता पड़ी थी तो एक दफा उन्होंने अपनी सभी सहेलियों को कह के हमें एक अच्छी राशि दिलवाई थी। और उधर आपके मैडम सरीन हैं, वो भी हमें अच्छी तरह से, जब भी हम चाहते हैं हमें अवश्य दान मिलता है। और इंदु चौहान जी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं किन के नाम लूं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं। और हम उनसे आशा रख रहे हैं कि वो भी हमें जो दान दें। और कुछ लोग दान खुद नहीं दे सकते, लेकिन उनके संबंध में ऐसे व्यक्ति हैं जो के दान दे सकें। तो मैं हर एक को कहूंगा कि यार हर एक अपने अपने स्तर पे इसकी कोशिश करे। और शीघ्र ही हम इस मंथ के अंत तक या अगले मंथ के पहले सप्ताह से हम जूम और एज वेल एज प्रैक्टिकल भी हम मतलब ये जो ऑफलाइन जो है, जैसे पहले हम इकट्ठे बैठते थे और प्रसाद खाया करते थे, और उस तरह से वो दोनों विधियां हम चलाएंगे, ताकि जो विश्व के अलग अलग स्थानों से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनका संबंध हमारे से बना रहे। ऐसी पूरी व्यवस्था हमारे पास जनरेटर वो भी हैं, प्रोजेक्टर्स भी हैं, और हम उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हर तरह की व्यवस्था हमने जो है वह जूम की कर रखी है। और आप इस चीज को भी मानेंगे कि हाँ, वेदव्रत जी हैं, आप अच्छे हैं और मेरे जानने वाले हैं पंजाब से। तो वेदव्रत जी, अभी आपकी आवश्यकता नहीं है। आप जब पूरे प्रिंसिपल बन जाएंगे हमारे डीएवी के, फिर आपसे भी कुछ ना कुछ करेंगे। हमारे पास आज जितेंद्र अब्बी जी भी हैं। नो डाउट कि अभी इनकी आर्य समाज जो है वो न्यूयॉर्क की अभी बहुत छोटी सी अभी आर्य समाज है, उनके रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी आशा रखते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ, मैं बेटे से भी रिक्वेस्ट करूंगा। और ये लाइब्रेरी केवल मात्र उन्हीं लोगों के लिए होगी जो रिसर्च का काम करना चाहते हैं, और कुछ एक व्यवस्थाएं वहां भी होंगी। आर्य समाज जो है एक नया प्रोजेक्ट लेके भी आई है, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे पुरोहित हैं, जो हमारे सेवक हैं, उनके बच्चे जो कि आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका विज्ञापन भी हमने दिया था। अब हमें कुछ कुछ पत्र आने चालू हो गए, उनके लिए भी हम एक स्कॉलरशिप की स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी हमें एक राशि चाहिए होगी और एक बड़ा फंड तैयार करना होगा, जिससे कि उसके सूद से ही हमारा जो है ये आगे का काम जो है वह चलता रहे। तो चौहान साहब, हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट है अनंत चौहान जी, वो हमें बार बार कोई ना कोई नई नई स्कीमें, नई नई चीजें ऐसी बताते रहते हैं, जिससे कि आर्य समाज से लोग जुड़े रहें। तो मैं आप सभी के साथ फिर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जितना भी जिसमें जो सक्षम हो वह हमें अवश्य कोई ना कोई धनराशि जो है जितना भी दे, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट जो भी अमाउंट जरूर करेंगे भाई साहब, जरूर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उषा पुरुथी जी क्या कहना चाहती हैं? उषा पुरुथी जी। उषा पुरुथी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं इस विषय में? We are not receiving the link for Friday weekly program. अच्छा, तो उषा पुरुथी जी करना चाह रहे हैं, तो आप हम दोनों में ज्वाइन कैसे कर सकी हैं? ये पुराना लिंक से हमने ज्वाइन किया जी, पुराने लिंक से ज्वाइन कर लिया है। देखा चलेगा जी, ये महीना यही लिंक चलेगा। है हमारा एक ही पासवर्ड है, इसी से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप अच्छा चलिए, एवरी फ्राइडे 7 to 8। चलो ये तो बात ठीक है जी, धन्यवाद इसका। गुड़गांव से सुशांत लोक आर्य समाज गुड़गांव। अच्छा 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 अच्छा, बोलो ये नंबर भेज रहे हो, इस पे आप मतलब वो जहाँ अंकित है वहां से। हाँ जी, अंकित उपाध्याय जी है ना जी हमारे, सेठी वाली। हाँ जी, धर्मवीर सेठी जी की। हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा यही नंबर है जी। हमने एक नंबर आपको और भी भेजा है, उस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रोग्राम हर वीक जो प्रोग्राम होता है उसका यदि आप एक भेज दिया करें तो आपका धन्यवाद होगा। जी जी, भेज देंगे जी। ये हमारा नंबर भी है वैसे, अगर आप कहें तो मैं अलग भेज देता हूँ। हाँ, अलग मैंने अपना टेलीफोन नंबर आपको भेज दिया है, उस पर बात कर लेंगे। अब हम शांति अच्छा पाठ करें, आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य जी, धन्यवाद जी जी, आचार्य जी शांति पाठ। जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो बोले अभी मैं आपको अपना लिंक भेज दूंगा, डोनेशन किस तरह से भेजी जानी है मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।